नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राष्ट्रीय स्तर की कई खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो इस समय जो गर्म मुद्दा है वो ये है कि भारत की राष्ट्रपति महामहिम ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न प्रेसिडेंशियल जानकारी के रूप में पेश की है और पूछा है कि आप हमें किस तरह से कौन से रूल के तहत जो हमारी टाइमलाइन बांधी है उसका जवाब दीजिए। तो आपको मालूम है इस समय नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी आर गवई साहब हैं, उनको भी ये सारी जानकारी है। दूसरा, जिन दो जजों की पीठ ने वो जो गाइडलाइन जारी की थी उसका मैं थोड़ा ब्रीफ पीछे चलता हूँ। देखिए, पंजाब के गवर्नर, केरल के गवर्नर, तमिलनाडु के गवर्नर, इन गवर्नर्स ने वहाँ की विधानसभाओं में जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जो बिल लाए जाते हैं, उन्हें पास करके उन पर ठप्पा लगवाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। एक नियम तो यह है कि राज्यपाल के पास फाइल गई, उस फाइल को वो कंसिडरेशन के लिए दोबारा विधानसभा में भेज सकते हैं। एक नियम तो ये है, लेकिन उसके बाद उसमें कोई कंसिडर करती है या कोई रूल में चेंजिंग करती है, वो फिर से दोबारा गवर्नर के पास भेज दिया जाता है। इसके बावजूद भी यदि वो गवर्नर उस बिल को लटकाए रखे 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 साल तक वो जो विधानसभा में विधेयक पास होते हैं उनको लटका के अपनी जेब में रख ले, ये कहीं की अच्छी बात नहीं है। किसी भी नियम और कानून में नहीं आती कि इस तरह से कोई सरकार ये इस तरह से काम करे और वो उसका जो बनाया हुआ कानून है वो गवर्नर उस पर कोई अपनी टिप्पणी ना करे और उसे उस पर ठप्पा ना लगाए। तो उसे होता क्या है कि मान लीजिए कि विकास के लिए कोई विधेयक बनाया गया है, किसी नियुक्तियों के लिए विधेयक बनाया गया है, तो वो फिर सारी चीज़ें लटक जाती हैं और जनता के काम होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि सरकार के हाथ बंधे होते हैं। इस मुद्दे पर तीनों राज्यों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बाकायदे याचिका डाली गई, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट के बहुत सारे विधेयक थे जो रोक रखे थे राज्यपाल ने, और वो राज्यपाल एक रिटायर्ड आईएएस हैं, मोदी के खासम खास थे। तो उस पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसमें कहा कि आप 3 महीने के अंदर ये विधेयक पारित करें, उस पर अपनी टिप्पणी लिखें, अन्यथा 3 महीने के बाद तक आपने कोई बात नहीं की इस मामले में तो वो विधेयक कानून मान लिया जाएगा। इसी संदर्भ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बांध दिया कि महामहिम राष्ट्रपति भी 3 महीने के अंदर अपनी इस पर व्याख्या दे दें और उस पर टिप्पणी कर दें, या तो उसे ख़त्म कर दें या उसको लागू करवा दें। यदि वो 3 महीने के अंदर कोई टिप्पणी नहीं होती है तो फिर वो विधेयक पास माना जाएगा। इतनी सी बातें थी मोटा माटी। हालांकि तमाम लीगल ओपिनियन पहले भी बन चुकी हैं, आती रही हैं, तमाम पत्रकारों ने एनालिसिस किया इस मुद्दे पर। लेकिन अब जब सीजेआई आए हैं, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने बाकायदे 14 सवालों के साथ एक चिट्ठी भेजी, और ये मैं समझता हूँ कि मुर्मू जी जो हैं, द्रौपदी मुर्मू, वो खुद की अपनी उनकी ये जो चिट्ठियों की जो भेजने की बात है वो नहीं है, उनसे शायद सरकार की तरफ से ये पेशबंदी कराई गई है और इस पर नए सीजीआई को घेरने की कोशिश है। लेकिन नए सीजीआई जानते हैं, तो उन्होंने शायद टिप्पणी भी कर दी है उस पर कि यदि जनता द्वारा चुनी गई सरकार के काम नहीं होंगे तो फिर ये गलत बात है। दूसरी बात, जो कार्यपालिका है वो अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, और ये दोनों की दोनों जो भारत का संविधान है, पवित्र संविधान, उससे चलती हैं। तो इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, लेकिन जो
संविधान के मुताबिक काम नहीं करेगा उस पर टीका टिप्पणी तो ज़रूर की जाएगी। उन्होंने फिनिश कर दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट पहले जो ऑर्डर दे चुका है वही मान्य होगा। खैर, मैं अब ये तो बहुत काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, तो मैं इसलिए उठाना पड़ा है मुद्दा कि ये पूरे देश में बहुत गरमाई के साथ चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो 14 सवाल भेजे गए थे वो बाकायदे सब जगह पब्लिश हो चुके हैं, पब्लिक डोमेन में हैं। मेरे वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले जो लोग हैं वो शायद इन सारे सवालों से वाकिफ़ हैं, चूँकि वो बुद्धिमान हैं और अपनी अपनी टीका टिप्पणी हमेशा करते भी रहते हैं। और वो, हम ये नहीं कहते कि हम ही बुद्धिमान हैं, वो मेरे दर्शक भी बहुत जानकार होते हैं और वो सारी चीज़ें उनके सामने रहती हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं और वो एक अनुच्छेद 127 है, उसके तहत ये भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सवाल राष्ट्रपति भी पूछ सकती हैं। अब ये प्रक्रिया चल ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका निदान मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और बहुत अच्छे से करेगा। मैं इसमें कुछ बातें और जोड़ने की कोशिश करूँगा। ये कोई, देखिए, कानूनी प्रक्रिया नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी महामहिम हैं, वो किसी के पीछे से गाइड हो रही हैं और उन्होंने उसी के तहत ये सारा खेल किया है। और वो खेल राष्ट्रपति को फंसाने के लिए शायद सरकार ने कराया है, चूँकि इसमें पॉलिटिक्स नज़र आती है। वो यदि ये विधेयक पारित हो गए तो वो तो तमिलनाडु है और दूसरे राज्य हैं, केरल है, पंजाब है, वहाँ पे तो विधेयक चालू हो जाएंगे और उन पर काम शुरू हो जाएगा और वहाँ जनता की चुनी हुई जो सरकारें हैं वो उनकी जय जयकार शुरू हो जाएगी। और ये सारी की सारी, देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, शायद आप सब जानते ही हैं कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो मिलू करके, और जो तमिलनाडु में भी सरकार अलग है द्रमुक पार्टी की, और पंजाब में आम आदमी की पार्टी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ राजनीति ऊपर से कराई जा रही है कि आखिरकार ये विधेयक पास कैसे हो सकते हैं और सरकार ये सारे काम कर कैसे सकती है। उसके पीछे ये लॉजिक है जो मेरी समझ में अब तक आया है। हालांकि अब निश्चित तौर पर अब कोई हिला वाली नहीं है, ये विधेयक तो सारे कानून बन के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। राष्ट्रपति के 14 सवालों की बात को हम यहीं ठहराव देते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे आज भी एक नया ट्वीट आया है, भाषण आया है ट्रंप का। ट्रंप ने आज फिर ठोक दिया है, एक टाल ठोक दी है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग रहस्यमय तरीके से बताता हूँ कि हमारी जो हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट है, वहाँ से सांसद हैं, वो एक्ट्रेस भी हैं, और उन्होंने ट्रंप के ऊपर, चूँकि ट्रंप बार बार बोल रहे हैं तो उनको नहीं रुका गया। वो हैं भी वैसे थोड़ी चंचल हैं, जल्दी से जल्दी लाइमलाइट में आने की कोशिश करती हैं। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप अल्फ़ा मेल है, वो समझते हैं कि हम अल्फ़ा मेल हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर जो व्यंग के रूप में कहा हो, जैसे भी कहा हो, कहा कि हमारे मोदी ट्रंप के भी बाप हैं अल्फ़ा मेल में। अब वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, आप दर्शक वैसे सब चीज़ जानते हैं, डिक्शनरी आप लोग भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे। अल्फ़ा मेल शब्द जो है बहुत ही गंदा शब्द कहा जाता है। एक लोकसभा की सांसद, वो भी भारतीय जनता पार्टी की, वो इस तरह से गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही है। चूँकि अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में मैं समझता हूँ हमारी 90% जनता तो समझ ही नहीं पाती कि अल्फ़ा मेल क्या होता है। 10% समझते हैं, तो वो समझने वाले ज़्यादातर उसी पार्टी से रिलेटेड होते हैं, वो भी कुछ कहते नहीं हैं और वो सीधे ऐसे ही आई गई बात हो जाती है। लेकिन जब ये उनका ट्वीट आया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही, मतलब कांग्रेस की तरफ से नहीं कोई बात कही गई, भारतीय जनता पार्टी के जो जेपी नड्डा हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कंगना रनाउत से कि आप इस ट्वीट को हटाइए तत्काल। ये बात हमको तो कहाँ से पता, क्योंकि वो इतने बड़े लोग हैं तो हमें कहाँ से पता चलेगी। लेकिन कंगना रनाउत ने जब ये ट्वीट हटाया तो जेपी नड्डा को टैग करके ये बात कह दी कि जेपी नड्डा ने मुझसे कहा है कि इस ट्वीट को
आप हटा दीजिए। और मैंने नड्डा के कहने से ही ये ट्वीट हटाया है। इतनी गंदगी परोसते हैं लोग, इन्हें पता ही नहीं है मूर्खता की भी कोई हद होती है। अल्फ़ा मेल का मतलब डिक्शनरी में पढ़ लेना क्या होता है। मैं अपने मुंह से अपनी ज़बान तो नहीं ख़राब कर सकता, लेकिन चूंकि अंग्रेजी में है और इसी विषय पर चर्चा हो रही है तो वो चीज़ें हम बार बार आपके सामने ला रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो ट्रंप की और कंगना रनौत की बात हो गई। इस मामले में पूरा देश इस बात को सोच रहा है कि सेना, जो हमारी सेना है, उसकी कितनी पराक्रम भरा हुआ है सेना के अंदर। एक छोटे से एक जवान से लेकर के पूरे अधिकारी तक, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों तक पराक्रम भरा पड़ा है और सेना काम करती है। सेना पूरी तरह से जो ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान का के हिस्से में है, उसको लेने के करीब पहुंच चुकी थी और उसने कई जो टारगेट किए, उस टारगेट में बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ गई और उनको ख़त्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन हमारी सरकार क्या है, हमारी सरकार गलती दर गलती कर रही है। ये मेरा अपना कोई इसमें कहने की बात नहीं है। मैं तो एस जयशंकर जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके जो आतंकी अड्डे हैं उन पर हमला करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले से ही सतर्क कर दिया। भाई मोहम्मद कौन सा हाफिज़ है वो, यदि वो उसका परिवार मर सकता है टारगेट में तो वो क्यों नहीं मरा? हालांकि बाद में उसने कहा कि मैं क्यों नहीं मारा गया। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने हाफिज़ को वहाँ से हटा दिया गया होगा कि आप हट जाइए यहाँ से। लेकिन वो अकेला हटा, चूँकि उसको भी इस बात का भ्रम होगा कि भारत मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तो खुद वहाँ से हट गया और परिवार उसका वहीं रह गया। तो उसकी बहन, बहनोई, साले और भी जीजा साले जो कुछ भी होंगे, वो कई लोग मारे गए हैं उसमें। हमने तो कोई गिनती करी नहीं, लेकिन जो पता चल रही हैं बातें, धीरे धीरे सामने आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो भारत सरकार को ये सब बताने की ज़रूरत क्या थी कि हम टारगेट करके उनको, उनके जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको हम ध्वस्त कर रहे हैं। ये गलती है कि नहीं गलती है? दूसरी बात, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो रही है कि सीज फायर का आदेश ट्रंप ने क्यों किया। ट्रंप वहाँ से बैठ के क्या अमेरिका भारत को चला रहा है? अमेरिका का भारत ने कोई कर्जा ले रखा है क्या, या अमेरिका के गुलाम हैं हम? इस तरह की कहानी जो एक दूसरा देश कश्मीर और पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में जो बोल रहा है, तीसरा आदमी क्यों बोल रहा है, ये बात आज तक क्लियर नहीं हो पाई। दूसरी बात, विपक्ष की जो जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी से लेकर के, सब ने, चाहे वो पंजीकृत पार्टी हों, सब ने एक मत से सेना का सहयोग करने के लिए, पूरे तन मन धन से खड़े रहने के लिए कहा। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें तो खैर बड़ी पार्टियां आई तो वो भी अधिकार दिया। उसमें मोदी नहीं आए थे किसी भी बैठक में, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने अपना बाकायदा ठप्पा लगा करके कहा कि सेना कुछ भी करे या सरकार कुछ भी करे, हम उसके साथ हैं। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर विपक्षी पार्टियों को इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे सीज फायर की बात आ रही है? क्योंकि ये हक किसने दिया आपको कि आप सीज फायर करिए? जिसने आपको हक दिया कि देश लड़ाई लड़े, कुछ भी करे, हम आपके साथ हैं, तो उस विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। अभी ये बहुत सारी अभी चीज़ें चल रही हैं। आज भी एक ट्रंप ने ऐसे ही बयान दे दिया है कि मैंने सीज फायर कराया। व्यापार की बात करता है, कभी कुछ बोलता है, वो इतना बड़बोला है कि बार बार मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इधर कंगना रनौत ने भी नीचा दिखाने की कोशिश करी है, अब एक ऐसा शब्द यूज किया है, ऐसे ही ट्रंप। तो ये दोनों के दोनों ऐसे ही बड़बोले लोग हैं। तो खैर, ये जो चीज़ें थी वो आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी था। हालांकि पिछले वीडियो में हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखते रहे हैं। अब मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि दर्शकों के लिए, दर्शक सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, नहीं सुनते हैं, वो मैं उसको नहीं जानता, लेकिन मैं आपको तुर्की और पाकिस्तान के बारे में जो बातें चल रही हैं और भारत उसमें क्या कर रहा है, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, तुर्की की एक कंपनी है सेल्वी, जो सिक्योरिटी, हमारे जो भारत के 9 एयरपोर्ट हैं उनकी सिक्योरिटी संभालती है। अब अभी भारत सरकार ने उसका टेंडर रद्द कर दिया है।
और कहा है कि हम सिक्योरिटी लैप्स ना हो जाए कोई, इस वजह से हम ये करने जा रहे हैं। अब बात शायद भारत की ये रही होगी कि भाई 9 एयरपोर्ट हैं जहाँ पर हमारे वीआईपी जहाज़ भी उतरते हैं, जनता भी उतरती है, कहीं सिक्योरिटी लैप्स ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जो उसका टेंडर है वो इसलिए रद्द किया है। वो उस कंपनी ने क्या किया है, जो टर्की की कंपनी है, कि वो कोर्ट चली गई है और कोर्ट में उसने पूछा है कि कहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। अब तक हम पिछले मतलब 10 साल से हम ये सारी सेवाएं कर रहे हैं और हमारे ये कर्मचारी हैं कहाँ जाएंगे, क्या होगा, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो उसको हमारा टेंडर रद्द करने के पीछे कारण बताए जाएं, क्या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं। अब शायद एक चीज़ और आई ऐसी में कि वो अडानी ने कोई अंतिम बयान दे दिया है इसके नोटिस, इसका जो टेंडर रद्द किया है उसको लेकर के, कि नहीं, जो सेल्वी के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, वो सब नौकरी पर बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि उसका टेंडर हटा करके शायद अडानी को टेंडर दिया जा रहा है, चूँकि अडानी भी कई एयरपोर्ट संभाल रहा है हमारे देश में। खैर, अब मैं आता हूँ इसकी अंतिम और गहराई पर कि टर्की से क्या संबंध हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं भी आपको सुनवाता हूँ। अब मैं नई जानकारी देना चाहूँगा। आपने एर्डोगन का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं सुना देता हूँ। एर्डोगन टर्की के एक लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, और जो सैलरी कंपनी है सेल्वी, एर्डोगन की बेटी इसको चलाती है। ये सबसे बड़ी बात है सामने। तो मुझे जहाँ तक ये भान होता है कि चूँकि वो पॉलिटिकल लीडर हैं वहाँ का डिसीजन मेकिंग में उनका शायद सरकार में सहयोग रहता होगा, बात होती होगी, तो इसी वजह से ये सारी जो सिक्योरिटी की बात कह करके उस कंपनी को जो 9 एयरपोर्ट चला रही है सुरक्षा के लिहाज से, उनको उनसे ये छीनने की कोशिश हो रही होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और उनकी बेटी इसी मुद्दे को लेकर के कानूनी और प्रक्रिया में आ गई है और उन्होंने जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और वहाँ पर कहा है कि हमसे कोई, अब तक जब सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, अब कैसे हो सकता है, सरकार इसका जवाब दे। तो इसके पीछे एक और रीज़न हो सकता है कि चूँकि अडानी हमारी सरकार के मित्र हैं और वो 6 एयरपोर्ट पहले से ही चला रहे हैं इंडिया में, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये सब चीज़ें यदि यहाँ से हट जाएगी वो टर्की की कंपनी, तो मैं उसमें सहयोग करूँगा। और उन्होंने इसी वजह से शायद सरकार को ऐसे मौके पर ये भी कह दिया है कि जो कंपनी है जो जिसका हम लोग वो टेंडर रद्द कर रहे हैं, उसके कर्मचारियों को, अधिकारियों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी उसी तनख्वाह पर वो काम करते रहेंगे। तो ये मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ऐसा हो सकता है। अब इसमें एक मज़ेदार किस्सा और मैं जोड़ दूँ, आपको शायद पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूँ। जो सेल्वी कंपनी है जो लड़की चलाती है, उसके पति टर्की में एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी चलाते हैं। वो ड्रोन बनाते हैं और वो, मैं समझता हूँ, कोई ऐसे वैसे ड्रोन नहीं बनाते, पूरे एशिया में, ख़ास तौर पर दक्षिण एशिया में वो ड्रोन काम करते हैं। और इसी की वजह से शायद वो ड्रोन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो क्लैश हुआ अभी, उसमें वो ड्रोन देखे गए हैं कि वो टर्की के निर्मित ड्रोन थे और पाकिस्तान उनसे ये ड्रोन खरीद करके यूज कर रहा था। तो शायद इसके पीछे ये भी एक कारण रहा होगा भारत सरकार का कि जो व्यक्ति पाकिस्तान की मदद कर रहा है और उसकी पत्नी हमारे यहाँ सिक्योरिटी के रूप में एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी दे रही है, वो हमारे लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। क्योंकि वहाँ तो वही वीआईपी जहाज़ उतरते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, उसी पर सारा का सारा दारोमदार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जहाँ भी एयरपोर्ट से जाते हैं वहाँ पे वही सैलरी के लोग पूरी चेकिंग व्यवस्था जो कुछ भी होता है वो करते हैं। तो इस खतरे को भांपते हुए शायद सरकार ने इस तरह की बात कही होगी। चलिए, अब आपको बता दें कि एर्डोगन जो है एक धार्मिक नेता भी हैं और शायद पाकिस्तान से उनके अच्छे संबंध हैं, पाकिस्तान उनको मानता भी है। क्योंकि इस्लाम में धर्म के नाम पर काफ़ी कुछ होता है और वो उसी लिहाज से ये सारी चीज़ें हैं। अब एर्डोगन, आपको बताऊं कि जो क्या ऑटोमन एम्पायर है,
उसकी स्थापना उससे रिलेटेड हैं एर्टोगन। जो उस्मान खान थे, जो उस्मानी सम्राट थे, जिन्होंने ऑटोमन जो एम्पायर था उसकी स्थापना की थी। जो उस्मान होते होते वो ऑटोगन शब्द अंग्रेजी में हो गया था। और देखिए वो चीज़ें उसी के हिसाब से उनको लोग एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करते हैं, और ये सारे कारण शायद अब भारत के सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं और भी बताऊं कि देखिए टर्की भले ही 90% 95% लोग मुसलमान वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री कभी नहीं माना जाता। आपने कभी देखा होगा, मैंने टर्की देखा है, काफ़ी कई एक शहर घूमे हैं मैंने जो टर्की का जो इस्तांबुल शहर है वो देखा है, जो भूमध्य सागर में, जो भूमध्य सागर और काला सागर को मिलाता है, वो चीज़ें मैंने देखी हैं। तो वहाँ पर जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो खुले तौर पर खुला व्यवहार करते हैं एक तरह से, मतलब वहाँ जैसे कोई पर्दा प्रथा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मैंने कई दिन रह कर के इसको इस्तांबुल को देखा, तो वहाँ जो एक सेकुलरिज्म है वो मैंने देखी। मैंने कई चीज़ें जैसे होटल रेस्टोरेंट में जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पे देखा, तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं। हिंदी मतलब उर्दू है वो, लेकिन हिंदी तर्जुमा के साथ वहाँ बोला जाता है। काफ़ी इस तरह के लोग जो वहाँ पे जो व्यापार करते हैं छोटा मोटा वो संभालते हैं। तो वहाँ सेकुलरिज्म है सारी की सारी, जैसे हमारे भारत में है। वहाँ इस तरह का नहीं है जैसे हमारे यहाँ कभी कभी होता है हिंदू राष्ट्र और फलाना, ये इस तरह का नहीं है। और कई मुस्लिम देशों में होता है मुस्लिम राष्ट्र, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। वहाँ पूरा सेकुलर भेदभाव जैसी स्थिति कोई नहीं है। सेकुलरिज्म के हिसाब से हर नागरिक को देखा जाता है। वहाँ महिला पुरुष में भी कोई अंतर नहीं है। ये चीज़ मैंने काफ़ी घूम करके देखी कई शहरों में, चूँकि घूमने फिरने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। अब सवाल उठता है कि भारत ने जब सैलरी को ये ठेका दिया तब क्या जांच पड़ताल नहीं की गई थी कि उस्मानी साम्राज्य जो एर्टोगन से मिलता जुलता है, और एर्टोगन की बेटी है, ये जो लड़की है जो सिक्योरिटी एजेंसी चलाती है, ये सब चीज़ें पहले जांच परख क्यों नहीं की गई? आपको मालूम है कि वो उस्मानी साम्राज्य एक धार्मिक और खलीफा के रूप में स्थापित थे, और उसी से एर्टोगन को जोड़ने की बात है। पाकिस्तान से घनिष्ठता, पाकिस्तान से क्या, वो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्री हैं सारे के सारे एर्टोगन से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो एक धार्मिक नेता हैं। धार्मिक नेता के साथ साथ वो पॉलिटिक्स भी करते हैं, और सेना का जो साजो सामान है वो भी बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये भूलें हैं हमारे देश में क्यों की जा रही थी, किस कारण से ये सारे काम किए गए, और अब उन पर छींचा लेदर करने की कोशिश हो रही है। आपने तो गलती दर गलती की, इस कंपनी को सिक्योरिटी मुहैया करा दी, सारी चीज़ें करा ली। अब मैं आपको एक और नई चीज़ दर्शकों को देता हूँ। तुर्की नाटो का हिस्सा है, और अमेरिका के बाद वो दूसरा देश है जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं नाटो संगठन की तरफ से। बीसियों की संख्या में जो वार के समय जो नियंत्रण करने वाले जो टारगेट होते हैं, वो टारगेट तुर्की के पास हैं, और वो कहीं भी कुछ भी करने के लिए सक्षम बनाई गई है नाटो के द्वारा। किसी को गलतफहमी में भी नहीं रहना चाहिए, गलतफहमी में जीना भी नहीं चाहिए कि आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ कर देंगे। पहले तो आपने देश में घुसा लिया लोगों को, अब आप उसको छीछा लेदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए तो उसने कानूनी जो एक प्रक्रिया है उसमें चली गई है सिक्योरिटी कंपनी सैलरी। अब आगे की बात हम आपको भी ये बता रहे हैं कि भाई भले ही कुछ भी है, एक पावरफुल देश है, आप उसका क्या बिगाड़ेंगे क्या नहीं बिगाड़ेंगे ये तो हम पहले से तो कुछ क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं ये जानकारी साझा करने के लिए, आपने पूरा वीडियो सुना, मुझे खुशी है। आप इस मामले में हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हुई हों, आप उनको सुधार करके मुझे मेरे इनबॉक्स में आकर के आप कह सकते हैं। आपको अच्छा भी लगे तो भी आप लिखें, और आपको बुरा लगे तो बुरा भी लिखें, मुझे कोई इस बात का गुरेज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे इस पर चैनल पे आकर के कुछ भी अपनी बात लिख सकते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। खैर
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने सारे दोस्तों को, अपने मिलने वालों को इसी तरह की हमारी सुनाई गई स्टोरियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।